लाइव है? ठीक है। जी जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या कर रहे हो? नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी को। जी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जी, हम हाइट एंड डिस्टेंस आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ बेसिक फंडे बताए थे। आज उन्हीं फंडोज़ पे आगे बढ़ेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कल जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ बातें डिस्कस की थी एंगल के साथ, आज उन्हीं पे आगे आना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए दोस्तों, पढ़िए एक बार जरा इसको। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आप एक बार पढ़िए, कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूँ। पूरा 1 सवा मिनट लीजिए सवाल को पढ़ने में, समझने में। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल बेहद ही प्यारा है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करूँगा। कह रहा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कोई पहाड़ होगा। बेटा, जब भी हम पहाड़ को मानते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एक स्ट्रेट लाइन में ही मानते हैं। ये पहाड़ हो गया। कह रहा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट समिट इज 45 डिग्री। यहाँ से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जी, वो है 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझो, ये 90 डिग्री है, ये कोण कह रहा है जी 45 डिग्री का है। अगर ये कोण 45 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो बेटा ये वाला कोण कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये कोण भी 45 डिग्री ही आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब सवाल में कह रहा है क्या कि इस पहाड़ी पर 30 डिग्री के ढाल पर 4 किलोमीटर तक चढ़ते गए। यानी यहाँ से चलना शुरू किया। पहाड़ी वैसे तो ऐसी इस तरह से होती है, लेकिन ये क्वेश्चन है मैथ का, तो जैसी लैंग्वेज कह रहा है वैसे ही प्रोसीड करें। कह रहा है 30 डिग्री के ढाल से 4 किलोमीटर तक चले। कितने डिग्री के ढाल से चले जी? 30 डिग्री के ढाल से। कितनी दूर तक चले भैया? 4 किलोमीटर की दूर तक डिस्टेंस तक। हाँ है ना? और मान लीजिए 4 किलोमीटर चलने के बाद आप यहाँ पहुँच गए। कह रहा है जी, जब आप ऊपर पहुँचे, 4 किलोमीटर चलने के बाद ऊपर पहुँचे, तो आपने देखा कि पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण अभी भी 60 डिग्री है। यानी जब आप यहाँ थे, आपकी आँख के पैरेलल ये लाइन थी, तो आपने देखा कि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अभी भी कितना रह रहा है जी? 60 डिग्री। अभी भी मेरे बच्चों कितना रह रहा है? 60 डिग्री। ये मेरे बच्चों हमारा सवाल है। कुछ ही बातें आपको समझनी है। क्या आप जानते हैं ये कोण 90 है, ये कोण 60 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? बताओ जी, 30 डिग्री। आप ये भी बात जानते हैं कि पूरा कोण 45 डिग्री था, अभी समझाया था, ये 30 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ऐसे ही मेरे बच्चों, ये पूरा कोण 45 था, ये 30 है, तो ये कोण कितना आया? 15 डिग्री। और कल ही एक ज्योमेट्री की हल्की सी प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर है, जैसे ये एंगल 15 और ये वाला एंगल भी 15 है, अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अगर ये दो कोण बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी ये साइड 4 है तो ये वाली साइड भी 4 किलोमीटर होगी। तो ये मेरे बच्चों इस सवाल की फिगर बनी, ये इस सवाल की लैंग्वेज बनी जो मैंने बोर्ड पर लिखी। आप एक बार इस बात को समझें, पढ़ें, फिर आगे आते हैं। आप सवाल पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसी सवाल को बड़ा कर देता हूँ। पढ़िए अब इसको ज़रा एक बार।
आइए मित्रों, और ध्यान से मेरी बात समझिए। कहता है किसी पर्वत के आधार पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मैंने इसी लैंग्वेज के आधार पर ये फिगर तैयार की थी। अब जरा आगे देखिए, जो जो चीज़ इसमें ज़रूरी नहीं है वो हटा देते हैं। अब जरा देखिए, ये साइड 4 है तो ये साइड की लेंथ भी कितनी होगी जी? 4 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इस बात को भी जानते हैं क्या कि भैया 30 डिग्री जो होता है वो रेशियो बनाता है सामने वाली साइड 1 तो ये वाली साइड 2, ये वाली साइड √3, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर। मतलब ये जो लेंथ है मेरे बच्चे, ये लेंथ है 2 किलोमीटर। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? सामने वाली साइड √3 तो ये साइड 2 तो ये साइड 1 यूनिट। अब ये 2 यूनिट 4 किलोमीटर, 1 यूनिट 2 किलोमीटर, तो √3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 √3 किलोमीटर। तो ये लेंथ है 2 √3, ये लेंथ है 2, तो ये पूरी पहाड़ी की हाइट है। तो मेरे बच्चों 2 √3 जमा 2, पूरे में से 2 कॉमन ले लोगे, यू विल गेट योर आंसर एज √3 + 1। दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यानी पूरी पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 2 गुना √3 जमा 1 है। इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, मैं समझा देता हूं। हमेशा ये सवाल ऐसा ही होगा, ये कोई पहाड़ी है, किसी पॉइंट से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री बोलेगा, हमेशा ही 45 डिग्री बोलेगा। फिर कहेगा 30 डिग्री के ढाल पे ऊपर चढ़ा, ये कोण 30 डिग्री देगा, और कहेगा कि W किलोमीटर चला मान लो। चलने के बाद फिर उसने देखा कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री, ये कौन कह देगा जी 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का उत्तर हमेशा ही जितनी डिस्टेंस वो 30 डिग्री के ढाल पे चला है वो बटे 2 गुना में √2 + 1 रही, √3 + 1 सॉरी। जैसे इससे पिछले सवाल में कहा था कितना किलोमीटर चला है? 4 किलोमीटर। तो आपको डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखनी थी 4/2 यानी 2 गुना √3 जमा 1, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को कोई आपत्ति है यहाँ तक? नहीं। आई ये करा दिया था। आज यार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए। पहले आप प्रयास करिए, फिर मैं कराऊंगा। आइए दोस्तों, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी, सवाल पढ़ लिया होगा। मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर का उन्नयन कोण का टेंजेंट 5/12 है। मीनार की तरफ 192 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 3/4 हो जाता है, टेंजेंट 3/4 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। The level ground, the angle of elevation or vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. On walking 192 meter towards the tower, the tangent of the elevation is 3/4. Find the height of the tower. ठीक है। तेरी आंखों में, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का चीरहरण करते हैं। चीरहरण मतलब छोटा कर देते हैं।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई टावर है, ध्यान देना भाई, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मान लीजिए कोई टावर है और यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए मेरे बच्चों अगर ए, तो कह रहा है इस पॉइंट का टेंजेंट की जो वैल्यू है वो 5/12 है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सवाल ये कह रहा है कि भाई 10a की वैल्यू जो है वो 5/12 है। ठीक है भैया, 10a की वैल्यू है 5/12। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर 5 है तो बेस की लेंथ है जी 12। ठीक है, आगे सवाल में कह रहा है कि मीनार की ओर 192 मीटर चला, यानी यहाँ से मीनार की तरफ 192 मीटर आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। तो कहता है यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मान लीजिए बी। क्या है बाबू? बी। तो कह रहा है कि 10b की जो वैल्यू है वो 3/4 है। 10b की वैल्यू 3/4। 10b रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये लेंथ 3 होगी तो ये लेंथ 4। अब कह रहा है जी इस टावर की हाइट निकाल के बताइए। एक बार इस फिगर को देखिए, फिर इस लैंग्वेज को बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसे रिलेट कर पाए। तेरी आंखों में मन, ए और बी आप कुछ भी मान सकते थे, थीटा अल्फा, मैंने ए बी माना ताकि भाषा को समझा पाऊं। बाकी लैंग्वेज पढ़नी तो पढ़िए एक बार। टेंजेंट का मतलब 10 का जो रेशियो है वो 5/12 है, तो मैंने उस एंगल को ए मान लिया, तो 10a की वैल्यू 5/12 समझो। ठीक है दोस्तों। जी राजू भाई पढ़ लिया सवाल? आओ तो अब क्या करना है, अब सवाल को समझिए ध्यान से, गहराई से। आप ये जानते हैं कि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यहां पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। मेरे बच्चों बी एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही लाइन होनी चाहिए, इस बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर यही लाइन होगी, और इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में ए एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही लाइन होगी। यानी दोनों ही त्रिभुजों में परपेंडिकुलर एक ही लाइन है या हाइट एक ही लाइन है। अब मैं आपकी क्लास में आके कहूँ मेरी उम्र 20 साल है और आपसे अगले वाली क्लास में जाके कहूँ मेरी उम्र 21 साल है, तो आप कहेंगे कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, अगर आदमी वही है तो दोनों क्लासों में इसे जो उम्र बतानी चाहिए वो समान बतानी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे बच्चों कहानी यहाँ ये है कि अगर दोनों ही एंगल पे परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए, तो यहाँ 3 है या 5 है तो सेम करो। तो बाबू सेम कैसे करें? तो आप कहोगे जी सेम करने के लिए इसे 3 से गुना कर दो, इसे 5 से। अब ये तो रेशियो है, अगर इसे 3 से किया तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर 15 है तो बेस हुआ 20, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 15 है तो बेस हुआ 36। अगर आप इतनी बात भी ना समझ पाए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर 15x है तो बेस 36x है, यहाँ परपेंडिकुलर 15x है तो बेस 20x है। ठीक है जी। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 15x है तो बेस है जी कितना? 36x, मतलब ये वाली लेंथ है 36x। हाँ है ना भाई? एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर 15x है तो बेस कितना है? 20x। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर 15x है तो बेस कितना है भैया? 20x। तो मेरे भैया ये लेंथ है 36x, ये लेंथ है 20x, तो ये लेंथ कितनी है? 16x। मतलब 16x बराबर 192। तो भाई मेरे अगर 16x बराबर 192 है तो x की वैल्यू क्या होगी? भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 12 यूनिट। तो 15x की वैल्यू पूछ रहा है तो 15 गुना 12, तो उत्तर होगा 12, 15 180। यानी इस पहाड़ी की जो हाइट होगी वो 180 मीटर होगी। क्लियर है भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। करिए जी इस सवाल को।
आओ यार दोस्तों, कह रहा है पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 10 इक्वल टू 8/15। समझो यार, ये कोई टावर है, यहाँ कोई पॉइंट है ए, इससे इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर मान लीजिए वो ए है, तो सवाल में कह रहा है कि 10 ए की वैल्यू है 8/15। 10 ए की वैल्यू है 8/15। कहता है मीनार की तरफ 117 मीटर चलने के बाद, मीनार की ओर 117 मीटर चलने के बाद वो मान लीजिए यहां पहुंच गया, और जब ये वो यहां पहुंचा तब इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो बन रहा था बी। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा था जी? बी। और 10 बी की जो वैल्यू है वो है 3/4, वो है भैया 3/4। तो कह रहा है जी टावर की हाइट बताएं। एक बार फिगर को देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा लगाता हूं ताकि आप पढ़ पाए। पढ़िए जी दोबारा से। कह रहा है जी मैदान पर पढ़ो पढ़ो भाई। अब देखिए यार, एंगल ए के लिए भी परपेंडिकुलर राइट एंगल में यही सा वाली साइड है, और एंगल बी के लिए भी परपेंडिकुलर यही वाली साइड है। हाँ है ना? और मेरे भाई हम इस बात को समझते भी हैं कि टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये वाला परपेंडिकुलर भी उसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला परपेंडिकुलर भी उसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में जो परपेंडिकुलर होगा उसे सेम करना होगा। हाँ है ना? कैसे सेम करें जी? इसे 3 से गुना कर दो, इसे बाबू 8 से, हो जाएगा सेम। तो इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर 8 से किया तो इधर भी 8 से, तो ये बन जाएगा 24/32। देखिए रेशियो अभी भी 3/4 ही है, ये बन जाएगा 24/36 ना 45। अभी भी इसका रेशियो निकालोगे तो वही आएगा 8/15। यानी एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बड़े वाली ट्रायंगल के लिए अगर परपेंडिकुलर 24 यूनिट है या 24x है, जैसे मर्जी मान लो, तो बेस है कितना? 45x। और एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर 24x है तो बेस है 32x। हाँ है ना? तो ये 45x है, ये 32x है, तो ये वैल्यू कितनी बची? 13x। ये बनी 13x। तो 13x बराबर 117, तो x की वैल्यू कितनी आई? 9। हाँ है ना? तो 24x की वैल्यू क्या आई? 24 गुना 9। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अरे हाँ है ना? ये हमारा क्या होगा मेरे भाई? आंसर। तो पहाड़ी की हाइट हो गई 24 गुना 9। क्लियर है जी? आइए जी आगे करिए भाई, सवाल को लगाइए समय।
आओ मेरे दोस्तों, सवाल पे आते हैं। कह रहा है जी, मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के उन्नयन कोण का टेंजेंट 1/5 है। देखो जी, ये कोई मीनार है, यहां पे कोई पॉइंट है, इससे इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू ए है, तो सवाल में कह रहा है जी tan a की वैल्यू है 1/5। 1/5 कह रहा है मीनार की तरफ 138 मीटर चलने के बाद, बाबू यहां से 138 मीटर अगर हम आगे की तरफ चल दें यहां, तो यहां चलने के बाद जो उन्नयन कोण है समझिए वो बी हो जाता है। और सवाल में कह रहा है कि सीकेंट बी बनता है, इस बार टेंजेंट नहीं बन रहा, सीकेंट बन रहा है। और सीकेंट बी की जो वैल्यू है वो है जी √193/12। क्लियर है भाई? यहां से निकाल लेते हैं हम tan बी। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि tan चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए रिलेशन। सीकेंट होता है जी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस है जी, ये बेस है, परपेंडिकुलर मुझको चाहिए, तो परपेंडिकुलर होगा रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो इसका वर्ग 193 माइनस बेस 12 का वर्ग 144, घटाओगे 49 का वर्गमूल 7, है ना? तो tan आ जाएगा 7/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आराम से इस बात को पढ़ लीजिए, फिगर को समझिए, फिर लैंग्वेज लगाता हूं ताकि आप दोबारा से लैंग्वेज देख पाए। कह रहा है द सीकेंट, यानी ये जो वैल्यू है ये सीकेंट की। देखिए यार मेरे दोस्तों, बात को समझिए। बहुत सारे बच्चे जो ये कह रहे हैं कि सीकेंट से हम 10 में क्यों ला रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है इन दोनों ही ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सेम है, और सीकेंट हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, इसलिए उसे हमने परपेंडिकुलर लाने के लिए 10 में बदल दिया। अब बी के लिए भी परपेंडिकुलर यही है, तेरी, और ए के लिए भी परपेंडिकुलर बड़े वाली में यही है, तो दोनों का परपेंडिकुलर सेम करेंगे। तो बाबू यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो ना यहाँ 1 है यहाँ 7 है, तो सेम कैसे करें? तो आप कहेंगे जी देखिए इसे 7 से गुना कर लो, तो इधर भी 7 है। यानी परपेंडिकुलर 7x है तो बेस 35x, यहाँ 7x है तो यहाँ 12x। जो समझदार है वो डायरेक्ट ही कर लेंगे कि बेस का डिफरेंस दे रखा है, तो 35 में 12 गया 23x बराबर 138, x की वैल्यू 6, तो 7×6 = 42। नहीं समझ पा रहे हो ऐसे देखिए कि ए के लिए परपेंडिकुलर 7x तो बेस 35x, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 7x तो बेस हो गया जी 35x, हाँ या ना? बी के लिए परपेंडिकुलर 7x तो बेस हो गया 12x, हाँ है ना? ये 35x है, ये 12x है, तो ये वैल्यू कितनी आई जी 23x। तो 23x बराबर है 138 के, तो x की वैल्यू आई 6, तो हाइट होगी 7x, तो 7 गुना 6 उत्तर आ जाएगा 42। तो ये मेरा आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आओ दोस्तों, करो भाई 11वां सवाल, पढ़िए इसे।
पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर अगला सवाल ना, इस सवाल को मैं सोर्ट करके कराता हूँ। कह रहा है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द टॉप फ्रॉम a point on the ground is 60 degree. After 15 second flight, the elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 15√3 meter, find the speed of the plane. देखिए यार दोस्तों, सवाल में ऐसा कह रहा है कि पृथ्वी पर एक बिंदु से, ये भैया कोई पॉइंट है, यहाँ कोई जहाज उड़ने लग रहा होगा जी, ठीक है। तो कह रहा है पृथ्वी पे एक बिंदु से एक जहाज का उन्नयन कोण, एक जहाज का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है जी कितना, 60 डिग्री। ये जहाज है, तो कहता है जी इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। क्लियर है भाई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री में सामने वाली साइड होती है √3 और बटे वाली साइड होती है 1, मतलब ये वाली साइड √3 और ये वाली साइड 1। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर √3 होगा तो बेस होगा 1। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जवाब शायद होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कह रहा है जी ये जहाज उड़ता 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 पंजाब, उड़ता उड़ता 15 सेकंड बाद 30 डिग्री के कोण पे पहुंच जाता है। देखिए अब दो तरीके हैं, आप जहाज को इधर भी उड़ा सकते हैं और जहाज को इधर भी ले जा सकते हैं। अगर आप इधर ले जाएंगे तो आप जानते हैं कि कोण 60 है, तो इससे बड़ा जाएगा तो और बड़ा होता जाएगा, कोण बड़ा ही बड़ा बनता चला जाएगा, जबकि हमें कोण बनाना है छोटा। तो यहां है तो छोटा बनाना है तो इधर ले जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो यानी जहाज हमको इधर ले जाना है, तो यहां था, अब अगले 15 सेकंड में जहाज यहां आ गया, अगले 15 सेकंड में जहाज यहां आ गया। क्लियर है भाई, पक्का। और कह रहा है अब जहाज का जो उन्नयन कोण है वो बन गया भैया कितना, 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण हो गया जी 30 डिग्री। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो खुल के बताए। नहीं, अभी भी उतनी ही हाइट पे उड़ रहा है, क्योंकि सवाल ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि ऊंचाई नीचाई बढ़ गई घट गई। जितनी ऊंचाई पे पहले उड़ रहा था उतनी ऊंचाई पे अब उड़ रहा है, हाँ है ना। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है मेरे भाई 30 डिग्री, हाँ है ना। 30 डिग्री कौन सी त्रिभुज में बना, इस वाली ट्रायंगल में, बड़े वाले में। तो 30 डिग्री जो होता है वो क्या कोण बनाता है, सामने वाली साइड 1 तो ये वाली साइड √3। यानी 30 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर होता है 1 तो बेस होता है √3, हाँ है ना। परपेंडिकुलर 1 होगा तो बाबू बेस हो जाएगा √3। क्या किसी भाई बहन को दिक्कत है, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, समाधान चाह रहे हो, बात कम पल्ले पड़ रही हो तो बताइए, पक्का। आइए तो आगे। अब मैं लैंग्वेज बड़ा कर देता हूं ताकि आप समझ पाए। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए भाषा को। उड़ता पंजाब, देखिए यार, आइए कहानी क्या है ध्यान से समझिएगा। अब मेरे बच्चों अगर आप गौर से देखें तो आप देख रहे होंगे कि यार 60 डिग्री अगर हम ये वाला कोण ले रहे थे तो इसके लिए भी हाइट उतनी ही थी, और 30 डिग्री कोण ले रहे हैं इसके लिए भी हाइट उतनी ही है। यानी दोनों ही केसेस में जो परपेंडिकुलर की लेंथ है मेरे बच्चों, वो दोनों ही केसेस में क्या है, बराबर।
अगर दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर है तो यूनिट वाइज भी परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर करो। यहाँ परपेंडिकुलर √3 है, यहाँ 1 है, तो कैसे बराबर होगा? तो इसे गुना कर दो भाई। किससे गुना करोगे? √3 से, तो इधर भी √3 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अगर √3x है तो बेस हो जाएगा √3 3x। यानी यहाँ परपेंडिकुलर √3x है तो बेस x है, तो यहाँ 30 डिग्री पे √3x तो बेस हो गया 3x। फिर से समझिए, 60 डिग्री पे परपेंडिकुलर की लेंथ √3x है तो बेस की लेंथ है जी x, क्योंकि 60 डिग्री के लिए बेस x था। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3x है तो बेस है ये इतना बड़ा, यहां से यहां तक का, और इसकी लेंथ दे रखी है कितनी? 3x। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। और सवाल ने कहा था कि भैया 15 सेकंड में यहां से यहां तक, यहां से 15 सेकंड में जहाज उड़ता उड़ता इस पॉइंट पे आ गया था। हाँ है ना? तो मैं आपसे कहूं कि यार ये वाली डिस्टेंस बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे जी ये 3x है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हो गई 2x। ये 3x है, ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई जी? 2x। हाँ है ना? तो भैया टोटल हाइट जो दे रखी है वो दे रखी 1500√3। ये वाली हाइट है 1500√3। तो अगर ये 1500√3 है तो √3 से √3 काटा तो x की वैल्यू 1500, तो 2x की वैल्यू आ गई 3000। इसका मतलब मेरे बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 3000 मीटर। हाँ है ना? और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को उसने कितनी देर में कवर किया है? तो आप आंसर देंगे जी 15 सेकंड में। कितनी देर में मेरे बच्चों? 15 सेकंड में। यानी 3000 मीटर की दूरी को अगर वो 15 सेकंड में कवर कर रहा है तो 1 सेकंड में कितनी करेगा? 200। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड होता है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड आ गई बाबू 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। पहले समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। उड़ता पंजाब। कर लिया भाई? आ जाइए। पढ़िए जी दोस्तों, करिए। उड़ता पंजाब पंजाब पंजाब।
आइए दोस्तों, पढ़ लिया भाई सबने। कहता है एक लड़का एक मैदान के बीचों बीच खड़े होकर उत्तर की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर देखता है। 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में देखता है। बड़े ध्यान से भाई मेरे शब्दों को देखना, सुनना, समझना। क्या यहाँ पे साइड का मेंशन कर रखा है? क्या कि पहले जो चीज उत्तर दिशा में थी अब वो घूम के आ गई है दक्षिण दिशा में। हाँ है ना? यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कुछ मतलब नहीं, बस इतना मतलब है कि जो चीज पहले इधर थी अब वो उड़ के इधर आ गई। ठीक है, इससे पिछले सवाल में डायरेक्शन नहीं गिवन थी, तो इधर था तो अगला भी इधर ही लिया। इस वाले में डायरेक्शन गिवन है कि इधर था तो इधर आ गया। उड़ता पंजाब। देखिए यार, ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए फील्ड ऑब्जर्व ए फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। कहता है एक लड़का किसी मैदान के बीच में खड़े होकर उत्तर की ओर। भैया जी ये कोई मैदान है, यहां लड़का खड़ा है और उसने देखा यहां कोई चिड़िया है। कह रहा जी ये जो चिड़िया है ये कितने डिग्री का कोण बना रही? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बना रही है। कह रहा जी 2 मिनट के बाद, कहता जी 2 मिनट के बाद ये चिड़िया दूसरी डायरेक्शन में आ गई, मतलब इधर थी तो इधर आ गई, उतनी ही ऊंचाई पे उड़ रही थी जितनी ऊंचाई पे पहले। और कहता जी अब इसने कोण कितना बना दिया? 60 डिग्री। अब बना दिया 60 डिग्री। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल में गौर से देखिएगा कि हाइट क्या है? सेम है। सवाल ने कहा है कि उसी हाइट पे उड़ते हुए। हाँ है ना? और हाइट कितनी रखी? 50√3 मीटर। अब मुझे बस ये सोचना है कि यार 60 डिग्री जो होता है वो सामने वाली साइड बनाता है √3, तो बटे वाली साइड 1। 30 डिग्री में सामने वाली साइड 1 तो बटे वाली साइड √3। और हम इस बात को बड़े गौर से देख रहे हैं कि 60 में भी सामने वाली साइड और 30 में भी सामने वाली साइड दोनों केसेस में क्या है? बराबर है। तो बराबर करो, तो यहाँ √3 है तो इधर भी √3 से गुना करो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप समझ जाएंगे कि 30 डिग्री के रेशियो को हम √3/3 भी लिख सकते हैं। हाँ है ना? इसको काटोगे तो 1/√3 ही बनेगा। बोलो हाँ है ना? अगर ऐसा है तो √3x, भाई दोनों जगह साइडों की लेंथ सेम कर दी, तो 60 डिग्री के लिए √3x है बाबू, तो ये लेंथ x है। 30 डिग्री के लिए ये √3x है, तो ये लेंथ मेरे भाई 3x है। तो ये पक्षी यहां से लेके और यहां उड़ के आ गया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनी? 3x और x 4x। और कह रहा है कि कितनी हाइट पे उड़ता रहा भाई? ये 50√3। तो ये हाइट भी वही है, वही हाइट भी उधर वाली भी वही है, तो ये 50√3 है बाबू। तो √3 से √3 कटा तो x की वैल्यू आ गई 50। अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो यहां रख देंगे 50 चौक 200। हाँ है ना? तो हमारा आंसर आ गया भैया मेरे 200। इसका मतलब 200 मीटर की लेंथ, 200 मीटर की लेंथ उसने चली है कितनी देर में? 2 मिनट में। 200 मीटर की लेंथ चली है 2 मिनट में। एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए फिर आगे आ जाएंगे। उड़ता पंजाब। देखिए यार दोस्तों, समझिए मेरी बात को। तो हमने सवाल में ये देखा कि 200 मीटर की लेंथ को वो 2 मिनट में चल रहा है। अब स्पीड के बारे में लिखा नहीं है, वैसे यहाँ ऑप्शन में देना चाहिए था। किलोमीटर पर आवर है सारी स्पीड, सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में है तो करिए क्या, आप सबको किलोमीटर और आवर में बनाइए। तो डिस्टेंस है 200 मीटर, 200 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000, तो ये आ जाएगी 1/5, यानी डिस्टेंस हो गई 1/5 किलोमीटर। टाइम था जी 2 मिनट, 2 मिनट को घंटे बनाएंगे, 60 से भाग देंगे
तो ये आ जाएगा 1/30। अब आप जानते हैं स्पीड का फार्मूला होता है बाबू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 1/5, टाइम है 1/30। तो ये 1/5 और टाइम है 1/30, पलटोगे तो आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर/आवर। क्योंकि 5 6 30, 6 पलट के ऊपर, तो स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर/आवर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्लियर है जी। तो जो भी फिगर थी इसमें देखो 200 मीटर की लेंथ थी और लड़का इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे चला गया था 2 मिनट। ठीक है, ये रुकना 2 मिनट। करें दोस्तों इस क्वेश्चन को, 30 नंबर को करिए जरा। मेरे प्यारे बच्चों सवाल पढ़ लिया होगा आपने। कह रहा है कि बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क के किसी एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की मीटर में ऊंचाई समान है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये निकाल। बराबर ऊंचाई के दो खंभे, देखिए लिखा हुआ पहले कि दोनों खंभों की जो हाइट है वो सेम है। बराबर ऊंचाई, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है। 100 मीटर चौड़ी सड़क के बीचों बीच है। एक अगर 30 डिग्री कोण बना रहा है तो दूसरा 60 डिग्री। बेटा इससे पिछले वाले सवाल में मैंने आपको एक चीज बताई कि 60 डिग्री तो √3 एक रेशियो बनाता है। 30 डिग्री का आप 1/√3 भी कह सकते हैं और यार √3/3 भी कह सकते हैं। तो 30 डिग्री को आप धीरे धीरे याद करिए कि √3/3 भी लिखा जा सकता है। फिर हम इसका सवाल में यूज करेंगे। उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब। तो देखिए यार दोस्तों, कह रहा है 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक है बाबू, कितने मीटर चौड़ी? 100 मीटर चौड़ी। तो ये कोई सड़क है, इसकी लंबाई है 100 मीटर चौड़ी। ठीक है, एक खंबा इक्वल हाइट का यहां खड़ा हुआ है और दूसरा ही खंबा एक इक्वल हाइट का यहां खड़ा हुआ है। यहां कोई पॉइंट होगा बीच में कहीं पे भी इस रोड पे, और उस पॉइंट से इसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि 60 डिग्री जो रहता है उसकी सामने वाली साइड √3x होगी, तो ये वाली साइड की लेंथ x होती है। और 30 डिग्री की 1/√3 होती है। लेकिन अगर आपको दोनों जगह हाइट सेम करनी है, दोनों जगह हाइट सेम करनी है, तो यहां हाइट √3x है तो यहां हाइट भी √3x है। तो मैंने आपको बताया अभी तो 1 सेकंड पहले कि 30 डिग्री पे √3x हाइट होगी। 30 डिग्री पे अगर हाइट √3x लोगे तो ध्यान रखना बेस आ जाएगा 3x। हाँ है ना, अभी समझाया। अदरवाइज उसी तरीके से लिख के परपेंडिकुलर इक्वल करोगे वही बात आएगी। तो यहां बेस की लेंथ जोड़ोगे तो 3 और 1 कितनी आ गई? 4x। तो 4x बराबर 100, तो x की वैल्यू 25, तो हाइट आ गई 25√3। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तो उत्तर आ गया मेरे बच्चे 25√3। बात समझ में आई कि नहीं आई? उड़ता पंजाब। करो भैया, पढ़िए जी।
आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर ए रिवर ट्रीज trees on the opposite bank of the river are found to be at an angle of 60 degree and 30 degree respectively. The breadth of the river is 400 meter and the height of the aeroplane above the river at that instant is। एक हवाई जहाज एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो पेड़ों से इस जहाज के द्वारा बनाए गए अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो उस समय नदी के ऊपर उड़ रहे जहाज का ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यार मेरे दोस्तों, इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोण अवनमन बोल रहा है मतलब चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, हाँ है ना। लेकिन इस बात का ये अर्थ नहीं है कि आप अवनमन ही लेके चलें, आप उन्नयन भी लेके चल सकते हैं उन्हें, है ना। बता रखी है चीज़ें, जरा समझो, फिर से सवाल पढ़ो। देखिए यार, ऐसे कह रहा है ये नदी है, ये नदी, ठीक है, ये नदी है भैया, ये बेटा कोई नदी है, समझो जी, समझ गए जी। एक सेकंड भैया, इसमें कलाकारी कुछ होती है कि देख तो ले। आ जाओ जी। कह रहा है जी ये कोई नदी है, इस नदी की चौड़ाई सवाल ने दे रखी है। कहता है इसके ठीक ऊपर एक हवाई जहाज था, लेट से यहाँ पे कोई एक हवाई जहाज था, उसने यहाँ दो पॉइंट देखे या दो पेड़ देखे। जब भी पेड़ बोले पॉइंट बोले तो इसका मतलब है कि उनकी हाइट एज ए पॉइंट ही ली जाएगी, क्लियर है, अदरवाइज तो उनकी हाइट उसे देनी पड़ती। तो कहता है यहां से इनके अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब अगर ये जहाज की हाइट है नदी की से, तो अवनमन कोण कौन सा बना, ये वाला, इसकी आंख से पैरेलल जो ये लाइन गई, ये वाला जो कोण बना इसे हम अवनमन कोण कहते हैं, हाँ है ना। तो मैंने आपको बताया था, कह जरूर रहा है अवनमन, अवनमन का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, लेकिन आप उसे अवनमन की जगह उन्नयन ले सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह एंगल ऑफ एलिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा, हाँ है ना। ऐसे यहां पे भी अवनमन बन रहा था ऐसे ऐसे करके यूं, तो इसको भी आप चाहें तो एलिवेशन ले सकते हैं। और कह रहा है जी ये कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मेरे बच्चों ये मैं पीछे ही आपको बता चुका हूं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों में अगर परपेंडिकुलर सेम करना हो तो 60 डिग्री में परपेंडिकुलर √3x ले लो तो बेस हो जाएगा कितना, x। और 30 डिग्री में अगर परपेंडिकुलर √3x लोगे तो बेस हो जाएगा 3x, हाँ है ना, बताया था अभी, परपेंडिकुलर सेम करते हो तो ये रेशियो बनता है। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ गई बाबू, 4x। अब सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा था। जबकि सवाल में कह रहा है नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो जहाज की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 4x बराबर 400, तो x बराबर कितना, 100, तो √3x की वैल्यू आ गई 100√3। दैट इज माई डियर स्टूडेंट योर आंसर। तो 100√3 मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी भाई को दिक्कत है, नहीं, आइए आगे। अच्छा, इसने क्या किया, 100√3 को भी उसमें दे रखा है पॉइंटों में उत्तर। तो आप जानते हैं 100√3 था, √3 की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 1.732, तो अगर गुना करोगे तो उत्तर आ जाएगा 173.2। तो 173.2 यानी ए हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। एक 173.2 हो गया, ठीक है जी। आइए जी, इसको अभी करा रहे हैं।
इस वाले या इस वाले पे आइए, पढ़िए जी। वेस्टइंडीज में कितना समय हुआ सर? आइए मेरे दोस्तों, सवाल पे आते हैं। कहता है 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष के दोनों ओर स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री। तब इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए यार दोस्तों, 30 डिग्री और 45 डिग्री। कहता है 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से इसके दोनों ओर स्थित, आ जाओ जी, ये 180 मीटर ऊंचा टावर है। कहता है इसके दोनों ओर स्थित दो पॉइंट है, इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैंने बताया डिप्रेशन मतलब सिर्फ समझने के लिए, लेके एलिवेशन ही चलो। तो कह रहा है जी ये दोनों जो एंगल है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे कि ये कोण 45 डिग्री है। हम जानते हैं 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 होता है और बेस भी 1। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 होता है तो बेस √3 होता है। और हम इस त्रिभुज की बात करें तो 45 के लिए परपेंडिकुलर भी यही लाइन है और 30 के लिए भी यही लाइन है परपेंडिकुलर, हाँ है ना। यानी दोनों ही कोणों पे परपेंडिकुलर एक ही बात है, दोनों ही कोणों में परपेंडिकुलर एक ही बात है। अगर एक ही बात है तो दोनों जगह परपेंडिकुलर सेम करेंगे, तो सेम हो ही रखा है, 1 1 ही है। तो यानी 45 के लिए परपेंडिकुलर 1 है तो बेस 1 है, 30 के लिए परपेंडिकुलर 1 तो बेस √3। अगर आप बिल्कुल ही मूर्ख हैं तो इसे 1x मान लें, इसे √3x मान लें, इसे x। तो दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी मैं पूछूं कितनी है तो आप कहेंगे सर √3x + 1 + x। मैं x कॉमन ले दूं तो आएगा √3 + 1, हाँ है ना। जबकि सवाल में कह रहा है कि इसकी टावर की हाइट कितनी दे रखी है जी, वो देखते हैं। तो कह रहा था जी टावर की हाइट है 180 मीटर, 180 मीटर इस टावर की हाइट है मेरे भाई। तो अगर टावर की हाइट 180 मीटर यानी x यूनिट 180 मीटर, तो इतने की वैल्यू क्या होगी, 180 गुना √3 = 1, हाँ है ना। वरना हम सीधा देखेंगे कि 1 यूनिट 180 तो √3 + 1 यूनिट कितना, 180 गुना √3 = 1। बोलिए हाँ या ना, पढ़िए जी सवाल।
समझ गए होंगे जी। तो आंसर आया है क्या, 180√3 + 1। बढ़े, चलिए जी पढ़िए सवाल, करते हैं आगे। सवाल पढ़ने में समय इन्वेस्ट करिए। फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम्म, चलिए जी आइए। मित्र समझिए बात को, कहता है वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। देखिए यार, लैंग्वेज समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फिगर बनाते वक्त दिक्कत आएगी आपको। कह रहा है एक वर्टिकल पोल और एक वर्टिकल टावर एक इस जगह पे एक ही ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। पोल की हाइट 10 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन और टावर के फुट का डिप्रेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। तो हाइट बताइए टावर की क्या होगी, समझाता हूं। कह रहा है एक खंबा तथा एक टावर जमीन पर खड़े हुए हैं। बाबू मेरे, ये जमीन है आपकी, ठीक है बाबू। कहता है जी ये खंबा है जिसे हम पोल कह रहे हैं, और ये हमारा टावर है। क्लियर है। अब सवाल ने कहा कि भैया खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, खंबे के शीर्ष से टावर के शीर्ष का, यानी इसके टॉप से इसके टॉप का एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हुआ कि यहां से वो ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है मतलब ये जो टावर है ये ऊंचा है। तो कह रहा है जी ये कोण है 60 डिग्री। ये कोण कितना है मेरे बच्चे, 60 डिग्री। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। दूसरा ये कह रहा है यहीं पे कि इसके टॉप से इस टावर का जो फुट है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन यहां से देख रहा है तो ये वाला कोण कह रहा है 30 डिग्री। जबकि मैंने आपको ये समझाया ये कि ये 30 है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, 30। सो नो नीड टू वरी, जस्ट गेट द आंसर। इज दैट क्वाइट ओके? घबराना नहीं। आप फिगर को पढ़िए, पहले लैंग्वेज पढ़िए दोबारा से। पढ़ लिया? बहुत सुंदर। आइए, अगर लैंग्वेज पढ़ ली है तो अब सवाल को समझते हैं। जरा ध्यान दें मेरे दोस्तों। अब मैं चाहता हूं आपसे इस बात का खुलासा कराना कि 60 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या होता है जी। तो आप कहेंगे 60 डिग्री में परपेंडिकुलर यानी सामने वाली साइड √3 और बेस होता है 1। 30 डिग्री में परपेंडिकुलर हुआ जी 1, तो बेस हुआ √3। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों यहाँ से एक बात बहुत ही प्यार से समझने की ज़रूरी है, क्या कि यार 60 डिग्री में परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है तो बेस ये वाली लाइन है, बेस ये वाली लाइन है। और 30 डिग्री में परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये वाली लाइन है। यानी आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जितने बेस की लेंथ यहाँ है उतने ही तो बेस की लेंथ यहाँ है।
हाँ है ना, और ये लेंथ तो 10 यूनिट दे रखी है, 10 मीटर। तो जितना बेस 30 डिग्री का है उतना ही बेस 60 डिग्री का है। इसका मतलब इन दोनों ही ट्रायंगल में रेशियो में हमें क्या सेम करना होगा, बेस। तो भैया ये बेस था, इसका ये बेस था, तो सेम कैसे हो, इसे √3 से गुना करके। यानी 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 3x है तो बेस हो गया √3x। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बेस √3x है, यही लिख देते हैं, तो परपेंडिकुलर है x। आइए, यानी 30 डिग्री में परपेंडिकुलर x है तो बेस है √3x। 60 डिग्री में परपेंडिकुलर 3x है तो बेस है √3x। हाँ है ना, और बेस दोनों जगह बराबर है, पक्की बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यानी यहां से यहां तक की वैल्यू है 30, और ये लेंथ 10 है तो ये लेंथ आ गई 10। तो पूरे टावर की हाइट आ गई 30 और 10 40। ये आपका आंसर हो गया। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। तो टावर की जो हाइट होगी मेरे दोस्तों कितनी होगी, 40 मीटर। हाँ है ना, एक बार लैंग्वेज पढ़िए 30 सेकंड, फिर सवाल ले जाता हूं दोबारा से इसी पे। समझ गए जी। यानी हमें ये देखना है हर जगह परपेंडिकुलर इक्वल नहीं होगा, ये देखना है बेस इक्वल है या परपेंडिकुलर। जो चीज इक्वल करनी है वो इक्वल कर दो। पढ़िए दोस्तों, करो जी। कर लिया भाई। आइए कहानी को समझे। कह रहा किसी समतल में ऊर्ध्वाधर खड़े टावर ए बी के शीर्ष पर उसी तल पर स्थित किसी बिंदु पी से बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक दूसरे बिंदु क्यू जो बिंदु पी से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, टावर के पास साथ बनाया गया अवनमन कोण 30 डिग्री है। बहुत ध्यान से समझिए सवाल में क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a vertical tower situated perpendicularly on a plane is observed at 60 degree from a point P on the some plane from another point Q 10 meter vertical above the point P. The angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. आइए जी।
देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सिचुएटेड, ये कोई टावर है भैया, ठीक है। कहता है जमीन पर इसी आधार पे, यहां कोई पॉइंट होगा पी, ठीक है जी। पी पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कह रहा है जी 60 डिग्री। ये वाला कौन है बाबू, कितना, 60 डिग्री। क्लियर है। अब कह रहा है इसी पी पॉइंट से 10 मीटर की ऊंचाई पे, ये मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा कोई पॉइंट है, यहां से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये वाला बनेगा, ये कह रहा है 30 डिग्री। और ये मैंने समझाया कि भैया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो ये 30 है, तो ये कौन भी 30 डिग्री। हाँ है ना। हम चाहें तब इन चीजों को हटा सकते हैं। क्लियर है जी। अब मेरे बच्चों आप खुद ही सोचिए, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होता है √3, तो बेस होता है 1। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होता है 1, तो बेस होता है √3। हाँ है ना। अब दोनों ही केसेस में क्या चीज़ सेम है, परपेंडिकुलर या बेस, ये हमको नोट करना है ना। परपेंडिकुलर सेम है या बेस सेम है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यार, 60 डिग्री वाली ट्रायंगल में भी बेस यही लाइन है और 30 डिग्री वाली ट्रायंगल में भी बेस यही लाइन है, यानी दोनों ही केसेस में क्या सेम है मेरे बच्चे, बेस सेम है। तो बेस सेम करने के लिए √3 है, तो इधर √3 से अपना धीरे धीरे ये रेशियो याद कर लो, है ना। इसका मतलब 60 डिग्री है तो फ्रंट ये 3 होगा, तो बेस √3। 30 डिग्री में बेस √3, तो परपेंडिकुलर 1, हाँ है ना। तो 1 यूनिट 10 मीटर, तो भैया 3 यूनिट 30 मीटर, तो टावर की हाइट होगी 30 मीटर। पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो आंसर आ गया 30 मीटर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब। डज एनी भाई हैव एनी प्रॉब्लम? देखिए जी आगे, आप एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए फिर से। ए बी से मतलब है टावर, ए बी, ये टावर है, ठीक है। और कह रहा है कोई पॉइंट है पी, मतलब ये पॉइंट पी था और इससे ऊपर ये कोई पॉइंट क्यू था जो 10 मीटर ऊंचा था। बड़े भैया देखिए जी, पढ़ लो जी सवाल। अब जाके रूम ठंडा बैठा है। हम्म। आइए मेरे बच्चों, कह रहा है जी जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए जी, ये जमीन है बाबू, ये जमीन है। जमीन पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, इससे यहां कोई मकान होगा 10 मीटर ऊंचा, कहता है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोण है बाबू 30 डिग्री। अब आगे बढ़ता है,
इस मकान के शीर्ष पर एक झंडा लगाया गया और बिंदु P से इस झंडे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कहता है इस मकान के ऊपर एक झंडा टांग दिया भाई हमने, ये झंडा टांगा हमने इसके ऊपर, ये झंडा है, ठीक है जी, ये हमारा झंडा है। तो कह रहा है बाबू जी कि इसके टॉप से इस P पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो पूछ ही रहा है कि झंडे की लंबाई ज्ञात करो। आ जाओ मेरे भाइयों, आप तो समझदार हैं। 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 तो बेस 1, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 तो बेस √3। दोनों ही ट्रायंगल में क्या सेम है ये देखते हैं। तो देखो यार, 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये वाली लाइन, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर इतना और बेस यही, तो यानी दोनों ही केसेस में क्या सेम है? बेस सेम है। आप कहेंगे सर दोनों ही केसेस में बेस सेम। अगर बेस सेम है बाबू तो ये √3 है, तो इधर भी किससे करो? √3 से। तो परपेंडिकुलर √3 है तो बेस है √3, हाँ है ना? यानी √3x मान लूं तो ये √3x, तो ये √3x। यानी 45 डिग्री के केस में हाइट अगर √3x ले रहे हो तो बेस आ गया √3x, हाँ है ना? और अगर 30 डिग्री ले रहे हो तो 30 डिग्री में हाइट अगर x लोगे तो बेस आ जाएगा √3x। समझ रहे हैं? दोनों केसेस में बेस हमने कर दिया इक्वल। हमें चाहिए झंडे की ऊंचाई। तो बेटा ये जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ है √3x, ये जो लेंथ है ये लेंथ है कितनी? x। ये x, ये √3x, तो √3x में से x हटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, तो ये लेंथ निकल के आएगी √3x माइनस x। तो x कॉमन ले रहे हैं तो √3 माइनस 1, हाँ है ना? √3 माइनस 1, हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? तो x की वैल्यू है 10, यहां रख देते हैं, तो आंसर आएगा 10 गुना √3 माइनस 1। ये भैया मेरा आंसर आ गया। किसी भाई को कोई आपत्ति हो, दिक्कत हो तो बताइए। बढ़े जी भैया। पढ़ो भैया। देखिए यार, कह रहा है भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। जब भूतल पर एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री हो जाते हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। An aeroplane when flying at a height of 500 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the top of the two aeroplane from the same point on the ground is 60-45 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है, सवाल समझिए।
कह रहा भैया एक जहाज है, ये कोई जहाज है, ये अपना जहाज है, ये ठीक किसी समय एक दूसरे जहाज के नीचे आ गया, मतलब एक दूसरे जहाज से ऊपर उड़ रहा था, ये कोई दूसरा जहाज था, हाँ है ना। यहां जमीन पे कोई पॉइंट होगा, तो जमीन पे कोई पॉइंट था, तो उससे इस जहाज के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस जहाज के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सवाल ने दे रखा है। कितने कितने दे रखे हैं जी एलिवेशन? एक 45 डिग्री दे रखा है, एक 60 डिग्री, और कह रहा है जी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ठीक है। ये फिगर बनी, तो एक एंगल 45 है, एक एंगल 60 है। तो भैया करना क्या है, ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा जी? आप बताइए। 45 डिग्री का। ये वाला कोण होगा 45 डिग्री, और जो दूसरा कोण होगा वो बन जाएगा जी 60 डिग्री। क्लियर है? अब भैया ये वाली हाइट दे रखी है 5000 मीटर, ये वाली हाइट दे रखी है कितनी? 5000 मीटर, हाँ है ना। अब आप एक बात देखिए कि 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होता है √3, तो बेस होता है 1। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1, तो बेस होता है, सॉरी 45 था ना, तो 45 के लिए बेस और परपेंडिकुलर सेम रहता है। हमें दोनों ही केसेस में क्या सेम करना है? तो आप कहेंगे 60 के लिए भी बेस यही है और 45 के लिए भी बेस यही। तो दोनों ही स्थितियों मेरे बच्चों बेस सेम करना है, तो बेस यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक सेम है ही ऑलरेडी, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। यानी हाइट √3x, तो यहाँ हाइट x, मतलब 60 डिग्री में हाइट √3x है, ठीक है जी। ये हाइट अगर √3x है तो 30 डिग्री ना 45 डिग्री में ये हाइट x है। क्लियर है? और ये इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा था। इन दोनों जहाज़ों के बीच की √3x में से x हटाएंगे तो ये डिस्टेंस आएगी √3x माइनस x, तो x इंटू √3 माइनस 1, हाँ है ना। और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था जी? 5000 मीटर। तो ये वाली हाइट दे रखी थी 5000 मीटर, तो बाबू √3x बराबर 5, तो x की वैल्यू आई 5000 बटे √3, हाँ है ना। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, x की वैल्यू है 5000 बटे √3, ये आया √3 माइनस 1। अब बच्चे कुछ नहीं, यही आंसर है, या फिर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कुछ चेंजेस है। तो ऑप्शन में क्या कर रखा है? उस √3 को अंदर गुना कर रखा है, ठीक है। तो करो क्या भैया, इस 1 बटे √3 को इससे गुना करोगे तो रहेगा 1, और √3 को इससे करोगे तो 1 बटे √3, बस ये आंसर आ गया। ये हमारा ऑप्शन दे रखा था जी, कौन सा? सी ऑप्शन। ये ऑप्शन दे रखा था भाई, कौन सा? सी। ठीक है जी, एक बार देखो सवाल को। आइए जी। 19 हो गया, 20 करा दिया था, किस हो गया? 22 हो गया। ये कल सोमवार को देंगे। ये ज्योमेट्री के बाद होगा, ये करा दिया। चलिए आज इतना ही रखते हैं बच्चे, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू यार आप सब।